हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है बंसल क्लासेस नीट के अंदर। आज हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए एक कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपका सबसे पहले टॉपिक लेने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी आपका सीरीज़ के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हमने लिया सबसे पहले, तो मोल कॉन्सेप्ट में भी आपको जो भी आपका पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक को हम कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर जो PYQs है पुराने वाले, ठीक है ना, उन PYQs को लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, उस टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चलेंगे, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते चलेंगे। ऐसे ही हर चैप्टर के अंदर आपका अलग अलग पार्ट आता जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जुड़ते चलिए और हम यहाँ पर आपको पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पार्ट 1 लेके आए हैं, ठीक है ना, लेक्चर 1 बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, ठीक है ना। तो सभी हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई क्या होता है मैटर, क्या होता है। तो मैटर क्या होता है बेटा, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना। मैटर किसको बोलते हैं, जो भी हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो भी चीज़ या फिर हमारा क्या होगा उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। हम आगे बात करें, हमने मैटर को क्या बोल रखा है। मैटर क्या हो गया हमारे पास, दो तरह से हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया, एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस से हमने क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, और दूसरा क्या लिया हुआ है, कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस जिससे हमारे मिलके बने हुए प्योर सब्सटेंस से मिलके हैं, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो गया आपके पास, एलिमेंट हो गया। एक तो एलिमेंट क्या हो गया आपके पास, जो भी आपने पीरियड टेबल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। पीरियड टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स बने हुए हैं, उन 118 एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो एलिमेंट्स के हो गए एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, एक या एक से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ हमारा सब्सटेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो हमारे पास Ag हो गया एग्जाम्पल, Ag हो गया, Au हो गया, Hg हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। कई बार आपको प्योर सब्सटेंस O2, N2, H2 में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी में चले जाते हैं, ये भी किस में चले जाते हैं, हमारे एलिमेंट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, कंपाउंड दो तरह से हो जाएगा हमारे पास। एक हो गया हमारे पास CO2 हो गया हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास CO2 हो गया, एक हो गया हमारे पास H2 हो गया। ये दो एग्जाम्पल ले लिए अपन यहाँ पे। और हमारे पास क्या हो जाएगा, H2SO4 हो गया। ये क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल हो गए किसके, कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। और ये हमारे पास किसके हो गया, एलिमेंट के एग्जाम्पल O2, N2, H2 हो गया, ठीक है ना। Ag, Au, मरकरी हो गया, ये आपके एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। हम आगे बात करते हैं यहाँ पे मिक्सचर की। मिक्सचर हमारे पास दो तरह से होते हैं बेटा, एक हो गया हमारे पास होमोजीनियस एग्जाम्पल, और क्या हो गया हमारे पास हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम फेस वाले, ठीक है ना, एक ही फेस में रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, हमारे पास लेमन वाटर हो गया, ठीक है ना, लेमन प्लस वाटर, ठीक है ना। लेमन का वाटर निकालेंगे और लेमन प्लस वाटर कर लेंगे, हम उनको एडिशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही फेस रहने वाला, लिक्विड फेस रहने वाला, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, अल्कोहल ले लें प्लस वाटर ले लें, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारे होमोजीनियस, जो सेम फेस में रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, होमोजीनियस बोलेंगे। हेट्रोजीनियस हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हेट्रोजीनियस क्या हो गया बेटा, दो डिफरेंट फेसेस होना चाहिए। एक हो गया हमारे पास सैंड प्लस वाटर, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्या हो गया भाई, हमारे पास जब हम अपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या क्या निकल सकता है हमारे, कि उसके अंदर WBC बता देते हैं, वो रिपोर्ट चेक करने के बाद RBC चेक करके बताए, तो अलग अलग वो स्प्लिट हो रखा है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हम बोलेंगे उसको यहाँ पे हेट्रोजीनियस। और जो सेम फेस में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हो गए होमोजीनियस के और हेट्रोजीनियस के, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैटर को केमिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। हमने एलिमेंट जाने कौन कौन से एलिमेंट हो गए, हमारे पास कंपाउंड कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल हो गए। हमारे पास होमोजीनियस, जो सेम फेस में रहेंगे उसको होमोजीनियस बोल रहे हैं, और अलग फेस में होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस हो गया। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने रूम के अंदर जिसके अंदर बैठे हो, वहाँ पे भी हम हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके अंदर जो रूम में बैठे हो उसके अंदर पेंट हो रखा है, तो पेंट और जो वॉल है उस पर भी पेंट करा गया है, ठीक है ना। कुछ समय बाद, थोड़ी बाद अपने बाद क्या होने लग जाता है, उसमें पपड़ी आने लग जाती है, तो वो पेंट छूट जाएगा, या पेंट अपने आप बाहर निकलने लग जाता है थोड़े समय बाद, जैसे जैसे पुराना हो जाता है, बार बार हाथ लगता है उसके ऊपर, ठीक है ना। इस समय के साथ अगर दीवार पे सीलन आ रखी है, वाटर आ रहा है वहाँ पे, तो बार बार तो क्या है, पेंट छूट जाता है दीवार से आपकी, ठीक है ना, वॉल से, ठीक है, सीमेंट या पुट्टी जो होगी छूट जाएगी। तो वो क्या होगा, एक दूसरे को स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो स्प्लिट कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। होमोजीनियस मतलब क्या होगा, सेम ही फेस में रहने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है ना।
आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पर। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, रिलेटिव किसके रिलेट में निकाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसके रिलेट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जिसको ये एलिमेंट का हमें मास निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको कहाँ रख देंगे, हम ऊपर रख देंगे और किससे डिवाइड दे देंगे 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। ये हमने लिया हुआ है कि भाई हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है 1 AMU की वैल्यू ले रखी है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू रखी है, वो कितनी रखी है 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, ये हमने 1 AMU के बराबर माना हुआ है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था बेटा, एक स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से यहाँ पे हमारे मास ऑफ एटम का, मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट का निकाला गया, ठीक है ना। एक एलिमेंट ले लिया गया और उस एलिमेंट का क्या निकाला गया, मास निकाला गया। तो वहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आई, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा गया, इसको 1/12 से मल्टीप्लाई किया गया, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आई 1.625875 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम निकल के आई, ठीक है ना। और इसी को किसके बराबर बोला गया, 1 AMU के बराबर, किसके बराबर बोला गया बेटा 1 AMU के बराबर बोला गया, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इसको 1 डा के बराबर बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 यूनिफाइड मास के बराबर होगा, ठीक है ना। ये अलग अलग इसको नाम दिए गए, 1 AMU 1 डा या फिर 1 यूनिफाइड मास दिया गया है। तो रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव हमने यहाँ पे क्या किसके रेस्पेक्ट में निकाला, यहाँ पे 1 AMU के रेस्पेक्ट में निकाला, तो क्या हो जाएगा भाई हमें निकालना किसका मास, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम बोला है, तो जैसे एग्जाम्पल रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है मुझे, किसका निकालना है, हमें निकालना है ऑक्सीजन का निकालना है ना। ऑक्सीजन एटम हो गया हमारे पास क्या, और एटम का ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा भाई 16 ले लेते हैं, तो 16 AMU होता है मास, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम ले रखा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 AMU के बराबर होगी, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 आ गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई क्या होती है, यूनिट नहीं होती, तो ये क्या होता है बेटा यूनिट लेस होता है, ये क्या होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह से निकाला गया। ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव आयनिक मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन के लिए निकाला है हमने, ठीक है ना। वैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल दूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ CO2 के लिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है मुझे इसके लिए, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा इसके लिए, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 44 AMU होता है, ठीक है ना। हम डिवाइड दे देंगे किससे 1 AMU के बराबर है, 1/12, तो क्या हो जाएगा AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ऐसे रिलेटिव आयनिक मास लेंगे N-3 ले लो वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। रिलेटिव किसी भी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वहाँ पे यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। किसी मास ऑफ एटम निकाल रहे हैं सिंपली, तो मास ऑफ एटम की यूनिट क्या होती है AMU होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। क्या करते हैं मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को बताता है, तो उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं AMU में बताया जाता है इसको, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू कितना हो जाएगा, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यानी कि क्या बोला है हमारे को मास ऑफ एटम निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू इसकी पूरी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, पूरी की वैल्यू किसके बराबर है 1 AMU के बराबर है, ठीक है। तो 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो मास ऑफ एन एटम आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, जो भी इसका भी निकालना है आपको, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, उससे AMU से 1 AMU से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास बोलता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है ना।
इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जिस भी मास को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। इट इज आल्सो डिफाइंड एज मास ऑफ कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। किसको डिफाइन करता है, ये इस मास को भी डिफाइन करता है, वो किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्या बोलता है, 1 मोल एटम को यहाँ पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमसे बोलेंगे CO2 का हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालेंगे हम यहाँ से। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 44 AMU। अगर हमें बोले कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो उसका, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 44। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, क्या होता है बेटा, यूनिटलेस होता है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। ये बोलता है कि हमारा को ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर हम बोलें यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले हैं। एटम के लिए बोलेगा तो क्या निकालना, ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए निकालना तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे आयन के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम आयनिक मास हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है ना, किस में डिफाइन करेंगे इसको, ग्राम में डिफाइन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर आयन में डिफाइन करें तो ग्राम आयनिक मास होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 44 AMU हो जाएगा, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है ना, यूनिटलेस होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल आगे चलते हैं। केमिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से केमिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो केमिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है भाई, हमारे पास एलिमेंट है कोई X, उसके ऊपर मास कितना हो गया A, एटॉमिक मास हो गया A, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा Z। ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहा है। ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा, एटॉमिक मास की बात करें हम यहाँ पर, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास इक्वल्स टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू P प्लस N। एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है ना, हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा भाई, एटॉमिक नंबर ये Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कितने बराबर हो जाएगा, ये होता है हमारे प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है, या फिर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जब ये न्यूट्रल कंडीशन में होता है। कब होता है भाई, न्यूट्रल कंडीशन में होगा, तब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इसको, एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। कब, इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा, न्यूट्रॉन के, जब ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल मतलब हो गया उस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे आयन कैटायनिक फॉर्म या आयनायनिक फॉर्म में बना, तो कैटायनिक आयनायनिक फॉर्म में बनते हैं तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए या फिर अंदर आ गए। जैसे अंदर या बाहर करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर चेंज हो जाएगा एटॉमिक नंबर, पर एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है किसी एलिमेंट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई 13। ठीक है ना, एटॉमिक मास कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के बताने। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बताना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भैया, आपने बोला इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। एटॉमिक नंबर ही लिखा हुआ है यहाँ पे 13, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 13। प्रोटॉन भी किसके बराबर है भाई, न्यूट्रल के बराबर, तो ये भी कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन निकालना है हमारे को, न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो हमारे पास एटॉमिक मास है कितना है भाई, एटॉमिक मास हमारे पास 27 है। माइनस किससे कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया हमें उधर चला जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई 13 है, तो माइनस 13 कर देंगे तो बचा कितना 14। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए 14 निकल के आ गए। इस वाले फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। एटॉमिक मास हमें पता था कितना दे रखा है बेटा 27, प्रोटॉन हमें पता है कितने आ रहे 13, यहाँ पुट कर दिए, उधर चले जाएगा प्रोटॉन, तो A माइनस पी किसके बराबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन के बराबर। तो हम यहाँ से क्या हो सकते हैं, A माइनस पी किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ बेटा, एल्यूमिनियम +3 ले लेता हूँ। ठीक है, इस बार क्या ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम +3 ले लिया। इलेक्ट्रॉन अभी भी 13 है, मास में चेंज होगा क्या, मास में चेंज नहीं होता। मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो वहाँ पे कोई चेंज होने के चांसेस है, नहीं है चांसेस, तो वहाँ पे चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास तो चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होंगे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते। कैटायनिक फॉर्म बनाए या फिर एनायनिक फॉर्म बनाए, हमेशा क्या रहेंगे, वो सेम रहने वाला है।
हम तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें यहाँ पे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन +3 हो गया। +3 मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब 3 निकल गए हैं। +3 मतलब क्या होता है, 3 निकाल चुके हैं। -3 मतलब 3 ले लिए, तो +3 मतलब निकाल चुके हैं, तो कैटायन बन गया। कैटायन बन गया तो 13 में से बेटा 3 गए तो कितने बचे, 10 बचे। तो कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा। प्रोटॉन कितने बचेंगे बेटा, प्रोटॉन में कुछ चेंज होता नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये 10 रहेंगे, 13 रहेंगे या 14 रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। ठीक है ना। जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर चालू चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूटिलाइज करके वहाँ पे मोल पूछ लेता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्राम एटॉमिक मास हो गया है, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है। केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बना कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या बताने हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने, कैलकुलेट करने, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन पता होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर भैया हमारे पास 8 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उस पर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो गया, और एक ही क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। O2 हो गया, O2 में सबसे पहले बात करें O2 ऑक्सीजन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 16 हो गए, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 16 हो गया। हम बात करें प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन में कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 16, और न्यूट्रॉन में कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की, N-3। तो N-3 मतलब क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 7, ठीक है ना। पर चार्ज कितना है उसके ऊपर -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए उसने, गेन कर लिए, ठीक है ना। गेन कर लिए तो कितना हो जाएगा ये आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये किसके बराबर हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन कितने नंबर पे 7 नंबर पे है। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो रखे हैं 7 नंबर पे आता है, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से आएगा। हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन तो वहीं मिलेंगे। प्रोटॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर चेंज नहीं होगा, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे यहाँ पर भाई, आयन एक सिंपल है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 14 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से ही बता सकते हैं एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के बराबर ही होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14 - 7 7 हो जाएगा। NH4+ की बात करें तो NH4+ के अंदर अभी हमने देखा नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। 7 इलेक्ट्रॉन के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, तो 7 + 4 कितना हो गया 11 हो गया। +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच्चा कितना है इसके अंदर 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं हमारे पास 10 आ रहे हैं। प्रोटॉन की बात करें, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई 7 नंबर है, 7 प्रोटॉन हो गए। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन के अंदर भी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 7 + 4 कितने हो गए हमारे पास 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। हम बात करें न्यूट्रॉन, तो हमारे पास एक पूरी पीरियड टेबल के अंदर हमें पता है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। तो न्यूट्रॉन नहीं होते तो नाइट्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो सिर्फ उसी के आएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 7 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के एक भी नहीं आएंगे। तो चेंज किसके अंदर रहेगा हमारे पास, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज आएगा, और किसके अंदर चेंज आएगा न्यूट्रॉन के अंदर चेंज आएगा। बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे थे, प्रोटॉन इधर ऊपर निकालना सीखे थे, वही रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हम चलिए 1 मिनट है आपके पास, को सॉल्व करिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 23892। आपको यूरेनियम दे रखा है 238 और क्या दे रखा है 92 दे रखा है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे भाई, ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, ठीक है। 92 हो जाना चाहिए, प्रोटॉन में कितना होना चाहिए 92 हो गया, और ये हमारे पास न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे 238 - 92 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे
न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। आपने ये करा होगा, पर ये क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ किसके न्यूक्लियस के अंदर, यूरेनियम 23892। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर उसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो ये मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है या आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 238 माइनस 92 ही रहने वाला है, ठीक है ना। समझ गए? तो आंसर क्या आ जाएगा 0 92, और ये क्या हो जाएगा 238 माइनस 92, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अ मॉलिक्यूलर स्पीशी X2 कंटेन्स 62 न्यूट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन देन फाइंड केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है कि भाई हमारे पास X2 को एलिमेंट दे रखा है, X2 के अंदर 62 न्यूट्रॉन और क्या 30 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से केमिकल को रिप्रेजेंट किया जाएगा एटम को, ठीक है ना। सबसे पहले आप कर लीजिए, 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आपने कर लिया होगा, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे X2 एलिमेंट है, X2 के अंदर न्यूट्रॉन दे रखे हैं बेटा और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है ना। कितने दे रखे हैं, 62 दे रखे हैं, और ये कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। अब मैं जैसे मैं इस एलिमेंट को X बनाऊंगा तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे पास, आधे हो जाएंगे। आधे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62 का आधा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। 62 माइनस क्या हो जाएगा, आधा, X2 का आधा हो जाता है कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जैसे आधा हो गया तो हमारे पास X एलिमेंट के न्यूट्रॉन निकल के आ गए और इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। तो हमें पता है X एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर हो गया तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, हमें पता है न्यूट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 15 आ गए। प्रोटॉन भी कितना आ गए, 15 आ गए। न्यूट्रॉन कितना आ गए, 31 आ गए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट आ गया, क्या निकल के आ गया, इसके अंदर एटॉमिक मास कितना है 46, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 15 है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर स्पीसी X2+2, इस बार देखिए इसमें 4 दे दे, X2+2 कंटेन्स 42 न्यूट्रॉन और 42 इलेक्ट्रॉन है। इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन दिया था वैसे ही करना है। आपके पास 1 मिनट इसको करिए, +2 4 देखा है इस बार, ठीक है। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। X2 दे रखा है, +2 दे रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर बोल रहा है 42 न्यूट्रॉन दे रखा है, 42 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो क्या हो जाएगा भाई 42 न्यूट्रॉन 42 इलेक्ट्रॉन। भाई X2 बनाया आपने तो इसको सबसे पहले X+2 को X2 बनाइए। तो भाई ये 42 न्यूट्रॉन 42 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या हो जाएगा भाई ये वापस से न्यूट्रॉन में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, तो 42 के 42 रहने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा X+2, +2 मतलब क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तभी तो +2 आया। जब ले रखा तो -2 आता। वैसे दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, निकल गए हैं तो वापस लेने पड़ेंगे, तो 44 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एलिमेंट बन गया, लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। अब वापस X बना दो, तो 21 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 22 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 22 ही आ गए, प्रोटॉन भी हमारे पास कितने आ गए 22 ही आ गए, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 21 हो गए। तो हमारे पास X एलिमेंट हो गया। X एलिमेंट में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोटॉन कितने आ रहे हैं 22 आ रहे हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा 43 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 22 और X और 43 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।